गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी विषय की सहायक पुस्तिका संचन भाग फर्स्ट को पढ़ेंगे। संचन भाग के कुल 6 पाठ दिए गए। उन पाठों में से जो पहला पाठ हमारा है, पाठ संख्या पहला गिल्लू। गिल्लू पाठ महादेव वर्मा द्वारा लिखित है। महादेव वर्मा ने इस पाठ को उनके द्वारा लिखित गद्य रचना मेरे परिवार से लिया गया। महादेव वर्मा ने गिल्लू से तात्पर्य गिलहरी का बच्चा, उस पर आधारित एक स्मरणात्मक यानी याद रखने योग्य या पुरानी ऐसी घटना को दूसरों को याद दिलवाने के लिए इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। गिल्लू पाठ शीर्षक पर आधारित कहानी एक पशु पक्षियों के प्रति अत्यधिक प्रेम दर्शाने को लेकर लेखिका ने बताने का प्रयास किया है। गिल्लू पाठ के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम तथा उनकी संरक्षण की भावना को भी लोगों में जगाने का प्रयास किया है। तो आइए हम जानते हैं कि गिल्लू पाठ के माध्यम से लेखिका किस प्रकार से हमें शिक्षा प्रदान करना चाहती है। गिल्लू पाठ एक स्मरणात्मक माने याद रखने योग्य गद्य रचना है। इस गद्य रचना के अंतर्गत लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति अत्यधिक प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया है कि पशु पक्षियों के साथ हम कैसा बर्ताव करें, उनके साथ कैसा व्यवहार करें या उनके प्रति हमारी कैसी दृष्टि हो, उसको भी इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ में उन्होंने पशु पक्षियों को संरक्षण देने तथा उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भी इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ उन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्यों का सूक्ष्म अवलोकन या उनकी सारी हाल चाल, उनके रख रखाव, इस प्रकार की बातों का भी इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ उनके सद्व्यवहार से प्रेरणा को प्रेरित करने का भी प्रयास किया है तथा लेखिका ने पशु पक्षियों की बिल्कुल स्वतंत्र तथा उनके मुक्त व्यवहार को भी इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। किस प्रकार से पशु पक्षी जब स्वतंत्र होते हैं या खुले आसमान में जब उड़ते हैं तो उनको किस प्रकार का आवास होता है, वो भी इस पाठ के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ उनकी जो आत्मीयता की भावना के साथ साथ उनका जो स्वाभाविक विकास है, उसकी भावना है, उसका भी हमें बताने का प्रयास किया है। तो इसी बातों को लेते हुए लेखिका ने इस पाठ को लिखने का प्रयास किया है। जो महत्वपूर्ण इसके सार के बिंदु बनते हैं उनको एक बार जानने का प्रयास करें। लेखिका ने जो गिल्लू पाठ है उसमें मुख्य बिंदुओं के आधार पर इस कहानी को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। लेखिका के द्वारा इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि गिल्लू की स्मृति यानी गिल्लू की याददाश्तें, किस प्रकार से गिल्लू का लेखिका से मिलना, उसके प्रति अपने भाव को जगाना, उसको संरक्षण देना, उसका रख रखाव करना, वो सारी बातें भी इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ गिल्लू जब घायल हो जाता है तो गिल्लू का उपचार किया जाता है लेखिका के द्वारा, उसको भी बड़ा मार्मिक तरीके से इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से लेखिका उस घायल प्राणी या लघुघात छोटे जीव का किस प्रकार से उपचार करती हैं, किस प्रकार से उसका पेनिसिलिन का दवा लगाती है और उपचार के द्वारा उसको वापस पुनः ठीक करने का प्रयास करती है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ देखिए जब गिल्लू पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो उसका लेखिका के साथ उसकी आत्मीयता यानी अपनापन किस प्रकार से भाव जग जाता है, उसको भी इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जो पाठ के माध्यम से पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ देखिए पशु पक्षियों को स्वतंत्र घूमना फिरना किस प्रकार से अच्छा लगता है, जिस प्रकार से लेखिका के लिए इसके अंदर जैसे ही पहला बसंत आता है और अन्य गिलहरियाँ उनके दरवाजे पर आ जाती हैं और उनकी चिकचिक की आवाज़ सुनकर गिल्लू किस प्रकार से प्रभावित होता है और वह भी घूमना फिरना और विचरण करना चाहता है, उसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ लेखिका के साथ भोजन का भी वह साथी था। जब लेखिका अपना भोजन करती थी तो उसके साथ साथ में गिल्लू भी उनके साथ उनकी थाली में आकर बैठ जाता था और उनके साथ भोजन कर लेता था। उसके साथ साथ कहते हैं कि भले ही छोटा प्राणी हो, मुख्य प्राणी हो, बोल नहीं पाता हो, लेकिन वह बिल्कुल संवेदनशील प्राणी होता है। इसमें स्पष्ट उदाहरण देने का प्रयास किया है कि जब लेखिका एक बार
लेखिका के साथ एक बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब वह हॉस्पिटल में रहता, कुछ दिनों के लिए उनको ठहरना पड़ता है। तो वहाँ पर ठहरने के उपरांत गिल्लू किस प्रकार से अपनी आत्महत्या बताते हुए वह भी अपना भोजन पानी बंद कर देता है। तो देखिए यहाँ पर इस बातों को लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि उसमें भी एक संवेदनशीलता होती है कि किस प्रकार से मेरे प्रति उसके भाव थे। उसके बाद अंतिम लेखिका ने गिल्लू की मूर्ति को बड़ा ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। कहते हैं गिलहरी का जो जीवन है या जीवन आयु है मात्र 2 वर्ष माना गया है। 2 वर्ष के बाद गिल्लू किस प्रकार से अपनी आत्महत्या के साथ उसकी मृत्यु जो समय आती है तो लेखिका के पास आ जाता है और उनके बिस्तर पर आकर स्व लेट जाता है और उसकी अंगुली को पकड़ लेता है और अपना एकदम जीवन यानी प्राण त्याग देता है। ये विभिन्न प्रकार की बातें जो इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो आइए इन विभिन्न प्रकार की बातों को मद्देनजर रखते हुए इस छोटे से पाठ को स्मरणार्थ यानी याद करने योग्य, याद रखने योग्य बातों को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। गिल्लू पाठ महादेव वर्मा द्वारा लिखित है। महादेव वर्मा कहती हैं कि चोनजोई में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास यानी बिना प्रयास ही उसी छोटे जीव का स्मरण हो आया। मैंने याद आ गई कि जो इस लता की सघन हरितमाह मन हरियाली में चिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कुदक कर मुझे बिल्कुल चौंका देता था, वह मुझे कली की खोज रहती थी, वह आज छोटा सा जीव की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजोई की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने श्रवणी कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ जा गया हो। अचानक एक दिन कहानी बताती है, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चौचों से चुवेल जैसा खेल रहे थे। एक काक भुचंडी माने कौवों का भी विचित्र पक्षी है जो एक साथ समादरित बिना अनादर के अति सम्मानित और अति अम्मानित ये काक के लिए कह गए शब्द हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में और न हंस के रूप में। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बन की अवतरण मन उत्पन्न होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इसके कर्कश कटु आवाज़ या स्वर से ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा काव करने की अवमानना के अर्थ को ही प्रयुक्त करते हैं। जब कौवा काव करता है तो उसको अवमानना या अवहेलना मानते हैं कि मेरे काक पुराण की विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट आकर देखा कि गिलहरी का छोटा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब वह कौवे जिसमें सुलभ आहार यानी भोजन खोज रहे हैं। दोनों कौवे या 2 कौवों की सोचों को 2 घाव कुछ छोटे से जीव के लिए बहुत थे, अतः वह बेहोश सा गमले के निकट चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना और उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों के ऊपर पेनिसिलिन का मरहम यानी दवाई लगाई। रुई की पतली बत्ती से भिगोकर जैसे उसके नन्हे से मुंह से लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त मन अच्छा हो गया कि मेरी अंगुली अपने दोनों छोटे पंजों से पकड़कर नीली कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कहते हैं कि 3-4 मास में उसके स्नेहधर माने छोटे छोटे जो रोए होते हैं उनको कहा गया है, जब्बेदार पूंछ और संचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में दे दिया, अर्थात उसका एक नाम गिल्लू दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर से झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आंखों से कमरों के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने एक
न जाने क्या देखता और समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता कि जब मैं लिखने बैठती तब वह अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसके एक अच्छा उपाय खोज निकालूं। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा छोटा शरीर लिफाफे के भीतर रहता। इस अद्भुत स्थिति को कभी कभी घंटों मेज की पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर जागते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पन्नों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह रोजाना का एक कर्म हो गया। कहते हैं कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले से झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उसका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इसमें बिल्कुल अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया तथा बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय भोजन था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता। उसी बीच मुझे कहते हैं कि मोटर दुर्घटना में मैं आहत होकर कुछ दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। कुछ दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें से काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय भोजन जो खाद्य है कितना कम खाता रहा। मेरी अवस्था में वह तकिए तक सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे माने छोटे छोटे हाथों से या पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका यानी सेविका के समान माना था। कहते हैं गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी एक सुराही यानी पानी का घड़ा पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता और ठंडक में ही रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया।
दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में ही अंत की यात्रा में भी वह अपने जुले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडी पंजों से मेरी वही अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन की स्थिति में पकड़ा था, यानी मरने की स्थिति में उसने जिस पकड़ा था उसी प्रकार पकड़कर लेट गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे गर्मी दी या गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन को जागने के लिए सो गया। उसका जूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती और सोनजी पे बसंत आता ही रहता। सोनजी की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई और इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह लघु घात था या छोटा प्राणी था। किसी वासंती के दिन जूही के पिता माने पीले जो फूल खिलते हैं उन छोटे फूलों में खिल जाने का विश्वास और मुझे संतोष दे देता। तो देखिए किस प्रकार से लेखिका ने एक छोटे से जीव की कहानी को बताने का प्रयास किया कि उस छोटे से जीव के साथ लेखिका का आत्महत्या का भाव किस प्रकार। तो देखिए इस कहानी के अंतर्गत लेखिका ने पशु और प्राणियों के प्रति अपने अतीत प्रेम को बताने का प्रयास किया है और हमें भी प्रेरित करने का प्रयास किया है। चाहे कितना भी छोटा बड़ा प्राणी हो उसके प्रति अपना व्यवहार बिल्कुल सद्व्यवहार होना चाहिए, जिससे उस प्राणी का भाव भी अपने प्रति समर्पित रहता है। तो इस प्रकार इस कहानी के अंतर्गत पूरी की पूरी बातें एक स्मरणात्मक रूप में लेखिका महादेवी वर्मा ने बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।